हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। रेलवे का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, जैसे कि आप चाहे ग्रुप डी की बात करें, चाहे एनटीपीसी की बात करें, चाहे लोको पायलट की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, है ना, जेई की बात करें, मतलब जितने भी एग्जाम हैं रेलवे के सभी एग्जाम में ये टॉपिक आता है। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इसमें रखा और कुछ भी अलग से रखा नहीं है। अगर आप इन सारे सवालों को कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आप रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे आप पेपर दीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आना नहीं है। कंसेप्ट आप नोट कर लीजिएगा, सारी आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट बताना चाहेंगे आपको। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में किन बातों को हम फोकस करते हैं ज़्यादातर। जैसे मैंने ये कहा कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। किस पे होगा, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज होगा। आप कहेंगे यस सर होगा। तो मैं कहता हूं कि अगर ये 30 है, कंडीशन क्या बन सकती है, ये 30 डिग्री है तो ये 90 रहेगा ही। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 30 है तो ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये 60 होगा, है ना। यहीं से अगर मैं इसको और इसको निकालना चाहूँ तो लगा सकता हूँ मैं क्या, tan। चूंकि समकोण त्रिभुज में बेटा ये परपेंडिकुलर अर्थात लंब होता है। क्या होता है ये लंब होता है। और ये बेस जिसे बी से रिप्रेजेंट कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसे एच हाइपोटेनस से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहते हैं, इसे हम कर्ण कहते हैं। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना बात। अब अगर मैं आधार और लंब में रिलेशन निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा कि tan 30, क्या कहूँगा कि tan 30 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे tan 30 का मान होगा लंब बटे आधार मतलब p/b। आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। जब p/b होगा और tan 30 का मान क्या होता है बेटा, 1/√3 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने p/b लिखा तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया, और बेस कितना हो गया, √3 हो गया। तो मेरी बात आप समझिए, यहाँ से क्या कंक्लूजन क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है बेटा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 30 डिग्री है और ये क्या है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो बेस कितना आया, √3 आ गया। बेस कितना आ गया, √3 आ गया। हाँ, बेसिक बातें ये हैं कि आपको एंगल, जैसे tan 30 का मान पता होना चाहिए, tan 60 का मान पता होना चाहिए, है ना, sin 60, sin 30, cos का पता होना चाहिए। तो ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिलहाल आपको हम यहाँ पे अगली वाली क्लास में हम उसको सीट को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आया है, 1 आया है। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप क्या कहते हैं, आप यही कहते हैं कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। यही कहते हैं ना बेटा। आप कहेंगे यस सर कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि p की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, √3 का स्क्वायर करूंगा इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये 1 + 3 इक्वल टू किसके, h स्क्वायर के। तो h की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, मतलब कि √4 के, और √4 की वैल्यू क्या होती, 2 होती। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोण 30 है ना, 30, 60 और 90 यही बनेंगे। तो याद रखना कि 30 के सामने हमेशा क्या बनता है, 1 बनता है। 30 के सामने हमेशा क्या बनता है, 1 बनता है। हम रेशियो में लिख रहे हैं बेटा, रेशियो में लिखेंगे तो यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 60 के सामने हमेशा क्या बनता है, तो √3 बनता है। आप कहेंगे सर। और 90 के सामने क्या बनेगा, तो 2 बनेगा। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इससे हम सवाल बहुत तेजी से कर पाएंगे, ठीक है ना बात। हो सकता है कभी कभी ये राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने यहाँ बनाया है ना, ये 30 को या यहाँ पे 60 कर दो, यहाँ पे 30 कर दो, तो मैंने कहा कि 60 के सामने क्या होगा, √3, 30 के सामने 1 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अगले केस में आते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा पहला केस बन गया, ठीक है ना। 30-60 को हम इंटरचेंज भी करेंगे तो वही आएगा, मतलब ये हमारा रेशियो बनकर आएगा। क्लियर है, इसको याद रखना। ये पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में अगर ये पता है तो आप सवाल बहुत तेजी से कर पाएंगे, ठीक है ना बात। आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं कह दूं केस सेकंड है बेटा, अगर ये कोण 45 है, तीनों डिग्री कितने, तीनों कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है, मतलब 180 होता है। तो ये 45 है, ये चूंकि 90 है ही, तो ये 45, तो ये कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बनेगा, बनेगा ना। अगर ये 45 है, ये 45 है, तो हम कहेंगे कि एक जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन मैं कहूंगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा है,
सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब 45 के सामने, मतलब ये कोण 45, ये 45, तो दोनों बराबर होंगे। तो अगर यहीं से मैं ये परपेंडिकुलर कह दूं और ये कह दूं बेस है, तो मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि tan 45 का मान क्या होगा, तो tan थीटा कह दो, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, मतलब p/b होगा 45 के केस में, p/b। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो मतलब 1/1 इज इक्वल टू p/b। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है ना। तो जब ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, ये हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस है। तो आप कहेंगे कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम h निकालना चाहें तो p की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बने, मतलब 2 1 1 2 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब h स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आया, क्या, हमें एक चीज़ ये समझ में आया कि अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 45 45 90 हैं, तो उसके सामने 1 1 और 90 के सामने क्या बनेगा, √2 बनेगा, ठीक है ना बात। अगर ये बात आपको याद है तो आपके सवाल चुटकियों में आप सवाल कर पाएंगे। देखिए मैं इसको यहाँ पे आपने शायद नोट कर लिया, मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने क्या कहा, पहला केस तो ये था बनेगा, दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर 45 और 90 है, तो 45 सामने 1 और 45 सामने 1 दोनों बराबर बनेगा, और 90 के सामने √2 बन जाएगा। ये रेशियो बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, ये रेशियो बन गया। इस डेटा के थ्रू हम लोग सवाल को कर पाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो इतने कंसेप्ट को यहाँ पे समझते हैं, फिर सवाल की तरफ आते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, और अगर हम समझना चाहें तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कि एक टावर है, क्या है, एक टावर है, ये क्या है बेटा, एक टावर है, और इस टावर पे शाहरुख खान खड़ा हुआ है। कौन है, शाहरुख खान खड़ा हुआ है। आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको देख रहे हैं तो सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपका एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं शाहरुख खान को, तो इस टावर के यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना, अगर यहाँ से वो देखता है तो उसको सही से दिखता है, मतलब वो टावर की तरफ आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि इसका जो कोण है ना वो चेंज हो रहा है, 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 हो गया तो आप अभी पढ़े हैं, चूंकि ये 90 तो बनेगा ही बनेगा, क्या 90, ये 60 है, ये 90 है, तो ये क्या बनेगा, ये 30 बनेगा। अगर ये 30 है तो ये 90 है, तो ये पूरा जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, कितने डिग्री कोण बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर यह 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना बात। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो यहीं से मैं कहूँगा कि इसको आप इतनी दूरी को आप हमेशा एक मानो, हमेशा एक मानो। बताता हूँ, इसको किया आपने 1 लिख दिया, ठीक है ना। अगर ये 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने क्या होगा, √3 होगा। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर। अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात, अब मैं बड़े की बात करूंगा, तो 30 के सामने √3 है और 60 के सामने √3 होता है, तो मैं कहूँगा कि ये जो पूरी वैल्यू होगी वह इसका √3 गुना होगी, है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितना है, एक यूनिट की वैल्यू अगर √3 है तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू √3 मतलब 3 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कितना होगा, 2 होगा, या फिर रेशियो में बन जाएगा, ठीक है ना बात, आप समझ में आई। तो केस क्या बनकर आया, जब भी किसी टावर पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, वहाँ से उसके अगर मान लीजिए यहाँ पे है पॉइंट ए पे खड़ा है, अगर पॉइंट ए से टावर के बीच का जो उन्नयन कोण है, अगर वो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि अगर वह टावर की तरफ कुछ दूरी चलने के बाद उस टावर की शीर्ष को जब देखता है तो जो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, एलिवेशन एंगल उसका क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसका एलिवेशन एंगल बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि बन के क्या आया कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये 1 है, ये √3 है, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया है, ठीक है ना बात, समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारा ये होगा कि अगर यहीं पे 45 बन जाए, 45 के बाद ये, या 30 के बाद 45 बन जाए, चलो ठीक है, अगला केस ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि ये टावर है और इस टावर पे कौन खड़ा है बताइए,
बताओ भाई, अगर इस टावर पे मोदी खड़े हैं, कौन खड़ा है? नरेंद्र मोदी खड़े हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं, अब इनको आप देखना चाहते हैं पर आपको सही से दिख नहीं रहा है। यहां से कोण बन रहा है 30 का, कितने डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन आप इनको अच्छे से देखना चाहते हैं, किसको? मोदी जी को। मोदी जी को आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि आप थोड़ा सा टावर की तरफ भागेंगे, तो अब मोदी जी आपको बढ़िया से दिखने लगे। और जब बढ़िया से दिखने लगे तो एंगल जो बन गया वो कितना बन गया? 45 डिग्री का बना। कितना बना? 45 डिग्री का बना। तो यहाँ पे क्या है? ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इसको हमेशा एक माना करो तो आप मेरी बात समझिए कि ये 45 है तो ये कितना होगा? ये 45 होगा। और ये 30 है तो ये कितना होगा? ये 60 बनेगा। ये क्या बनेगा? मतलब ये वाला पूरा 60 बन जाएगा, बनेगा ना। तो 45 के सामने 1 है तो इस 45 के सामने क्या बनेगा? 1 बनेगा। अगर यहाँ पे बात करूँ 30 के सामने 1 है तो यह क्या, ये पूरा क्या बनेगा? ये √3 बनेगा। तो ये वाला जो बन जाएगा वो √3 - 1 बनेगा, √3 - 1 बनेगा। क्लियर है बात? तीसरा केस क्या हो सकता है कि थर्ड केस में ये होगा कि मान लीजिए यहां पे दीपिका पादुकोण खड़ी हुई है टावर के शीर्ष पे और आप यहां हैं इस पॉइंट ए पे, यहां से देख रहे हैं तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आपका एलिवेशन एंगल जो है ना वो 30 के बाद मैंने कहा 45 बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। तो जब आप टावर की तरफ बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे? यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए। जब इसको देखने के लिए बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बन जाएगा? वो 60 डिग्री का बनेगा। 45 से ज़्यादा ही बनेगा, 45 से ज़्यादा ही बनेगा। केस याद रखिएगा, अब आसान से सवाल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि इसको हमेशा हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। इसको 1 मानते हैं तो ये 30 है, ये 60 है तो ये कितना होगा? ये 30 होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें कि ये कितना होगा, ये वाला, तो आप कहेंगे सर ये बनेगा हमारा 60 डिग्री, सॉरी 45 है, 1 मिनट, ये 45 है तो पूरा जो ये बनेगा वो क्या बनेगा? 45 बनेगा, ठीक है ना बात। तो अगर 30 के सामने 1, इसको हम 1 मानते हैं हमेशा, 1 यूनिट इतना मान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि इतनी जो है ना वो कितना है बेटा? 1 यूनिट है। तो 60 के सामने कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब है कि अब चूंकि ये 45 है, पूरा बात करेंगे पूरे के लिए, तो ये 45 और ये 45, तो ये कितना बन जाएगा? मतलब ये √3 है तो ये कितना बनेगा? √3 बनेगा। तो ये वाला जो बनेगा ना वो क्या बन जाएगा? वो √3 - 1 बनेगा, √3 का -1 बनेगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इतनी चीज़ें आपको पता है तो आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। आपने सारे कंसेप्ट देख लिया होगा और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन बेटा, अब मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन में। कह रहा है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितनी सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर ऊपर की ओर खिसकता है। हाँ, तो मे भी सवाल आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए बेटा तो आप ऐसे सवालों को, तो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, चलो ठीक है, किसके? दीवार के सहारे खड़ी। मैं कहता हूँ ये एक वॉल है, क्या है? दीवार है। और सीढ़ी कितनी है? 5 मीटर एक लंबी सीढ़ी है। तो चलो ठीक है, सीढ़ी यहाँ से ऐसे दीवार के सहारे लगी है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी या दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। चलो ठीक है, ये मतलब कि ये दीवार की जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक की, वो कितना है? 3 मीटर की दूरी पर, और 5 मीटर लंबी क्या है? सीढ़ी है, ठीक है। इस सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप इसको खिसकाएंगे, इसको ऐसे खिसकाएंगे तो ये वाला क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ये क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने कितना खिसकाया दीवार की तरफ? तो आप कहेंगे सर 2.6 मीटर आपने दीवार की तरफ इसको खिसकाया, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के ऊपर की ओर गया। मतलब आपसे ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो मैं कहता हूँ ये 3 है, ये 5 है, तो पूरा कितना है? तो आप कहेंगे सर पूरा जो कुछ भी होगा, क्योंकि एक ट्रिपलेट में 3 4 5 बनता है, तो ये अगर इस एंगल की बात करूँ, किसकी बेटा? इस वाले में एंगल की बात करूँ यहाँ पे, इस वाले एंगल की, तो एंगल जो कुछ भी है इसके सामने अगर 3 है, ये 5 है, तो मैं कहता हूँ कि ये पूरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो 4 बन जाएगा। कितना बनेगा? 4 बनेगा,
ठीक है ना। लेकिन अगर इस एंगल थीटा के बाद मैं अल्फा बात करूंगा तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 नहीं होगा, 3 क्यों लिख दिया मैंने। हाँ, हमसे ये पूछा गया है, यही क्या किया गया है, हमसे यही पूछा गया है कि उसने कितना खिसकाया है। तो मैं कहता हूं कि अगर इस अल्फा की बात करूं तो अब मुझे यहां से पता चल गया कि 4 में से 2.6 घटाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, 1.4 मिल जाएगा। ये कितना है, 1.4 है। आप कह रहे हैं यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए 2.6 और 1.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके लिए ये क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है, ये आपका बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। और चूंकि ये है कितना, ये 5 है, ये है कितना, 5 है ना। तो मैं यहीं पे ये कह दूंगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसको मान लो आप पी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहीं से हम निकालेंगे तो देखो आधार का स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है ना, प्लस किसका, इसका पी का स्क्वायर, ठीक, बराबर 5 का स्क्वायर, यही तो करेंगे। आप कहेंगे सर 14 का स्क्वायर 196 होता है, 1.96 आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, 25, ठीक है। तो जब पी स्क्वायर की वैल्यू यहीं पे निकालना शुरू करूंगा मैं तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस, तो यहाँ पे बात करेंगे ये 25 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 1.96 हो गया, ठीक है ना बात। कहेंगे आप यस सर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगी, मतलब कि 0.42, तो 23.04 आ जाएगी। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 एक 24 और 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमें पी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। और ये एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि 23.04 है। आपको इतना आना चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि अगर मैं 40 का स्क्वायर करूँ 1600 होता है, 50 का स्क्वायर करूँ, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कि अगर मैं 40 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 1600 आता है। लेकिन अगर मैं 50 का स्क्वायर करता हूँ बेटा तो 2500 आता है। कितना आता है, 2500। ये नंबर किसके पास में, 1600 के 2500 के पास में। 4 कब आता है, जब आप लास्ट में 8 होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह जो है ये 48 के स्क्वायर का है। कितने का, 48 के स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बाहर आएगा वो 4.8 आ जाएगा। अरे भैया ये जो लिखा है ना, ये जो बात लिखी गई है, ये लिखा गया है 48 गुणे 48, मतलब 4.8 गुणे 4.8। इसका अगर प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4.8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि जब ये 3 है और पूरा 4.8 है, पूरा 4.8 है, तो मुझे ये जब निकालना है तो 4.8 में से माइनस के 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1.8 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भूमि से पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। आई होप आपने लगा लिया होगा और आपने अपने आंसर लगाइए। भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए एक मीनार है ना, इसका क्या है, ये पाद बिंदु है, से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर ऐसे दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। तो ये कह रहा है बेटा कि 18 मीटर और 32 मीटर, 18 मीटर और 32 मीटर। तो यहाँ पे ये जो है ना वो कितना है, ये 18 है, और यहीं पे मैं बात करूँगा बेटा तो ये कितना है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो है 32 है। कितना है, 32 मीटर है, 32 मीटर है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 18 2 20, और ये कितना हो गया, ये 14 मीटर आ गया। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि अगर उनके, वो भी कह रहा है कि उनके उन्नयन कोण क्या हैं, तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस अल्फ़ा बनेगा, ठीक है ना, 90 माइनस अल्फ़ा बनेगा। चूँकि आप जानते हैं कि हमेशा बड़े से छोटा घटता है, तो ये एंगल बड़ा होगा, जब इधर से धीरे धीरे इधर की तरफ आएंगे तो बड़ा बनेगा। तो मुझे 90 माइनस अल्फ़ा, और ये मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मुझसे ये पूछा गया है।
मतलब कहने का है कि मीनार है ये और मुझसे इसकी ऊंचाई पूछी गई है, मतलब यही h की वैल्यू मुझसे पूछी गई। तो मैं अगर इस अल्फ़ा के बारे में बात करूंगा तो मैं कह दूंगा कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू लंबटे आधार h/32। ध्यान से समझना, तो tan अल्फ़ा को मैं क्या लिखूंगा, h/32। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस अल्फ़ा इस एंगल के लिए। तो यहाँ पे बेटा मैं जब tan लिखूंगा कि जब tan 90 माइनस अल्फ़ा लिख दूंगा तो हो कितना जाएगा, लंबटे आधार। तो यहाँ पे h तो रहेगा ही, h ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। मुझे पता है कि tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, cot अल्फ़ा होता है। तो इसकी वैल्यू बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर जो इच्छा हो आप लिख दीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि इसका जो मान होगा वो cot अल्फ़ा होता है। इसको मैं क्या लिखूंगा, h/18 लिख दिया। मतलब अब मैं यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ, मुझे निकालना क्या है, मुझे h निकालना है। क्या निकालना है, h निकालना है। तो मैं दोनों का जब प्रोडक्ट ले लूँगा तो मैं कहूँगा कि tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितना है बेटा, आप कहेंगे सर h/32 है ना, और h की इसकी वैल्यू कितना है कॉट अल्फ़ा की, तो आप कहेंगे सर h/18 है। क्या है, h/18 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, एक होगा। इसका मतलब एक गुणे ये दोनों इधर आ जाएगा, कितना, 32 गुणे 18, और आप क्या कहेंगे कि h स्क्वायर कह देंगे, ठीक है ना। तो h की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, क्या लगेगा, 36 दूना 72, तो ये 9 हो जाएगा, 32 दूना 64। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि h की जो वैल्यू होगी यहाँ से 3 आ जाएगा, और ये 32 दूना 64 यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 24 मीटर आएगा। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। क्लियर है बात। अगर ये नहीं समझा, पूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री है तो क्या बनेगा, वो पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री है तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये क्या है, ये अल्फा है, और ये 90 माइनस अल्फा जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 90 ही तो आएगा। तो यही चीज़ मैंने लिखी है। क्या लिखा है, पूरक कोण, है ना। अगर दो कोणों का सम 180 डिग्री है तो उसे कहते हैं हम समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरक और समपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री और एंगल पता चल गया कि नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप देखेंगे बेटा लैंग्वेज में बड़े बड़े सवाल आते हैं, ठीक है ना, पर सवाल आसान होते हैं, आपको बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। एक खंबे का निचला हिस्सा स्टील का, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए अभ्यास चाहिए, इसीलिए आप प्रैक्टिस करके जाइए। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। हमारी यूपीएसआई एसआई और कांस्टेबल के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप वहाँ से जाके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। यही भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि एक खंबे का निचला हिस्सा स्टील का है और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। जमीन पर खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से लकड़ी के हिस्से के शीर्ष एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु ए से स्टील के हिस्से के शीर्ष आर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंभे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे मैं बनाता हूं क्वेश्चन। मान लीजिए खंभा है, ठीक है ना, क्या कहा आपसे, एक खंभा है। एक खंभे का निचला हिस्सा स्टील का है और ऊपरी हिस्सा क्या है, लकड़ी का है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, लकड़ी का है। जमीन पर खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर क्या होगा, बिंदु ए से लकड़ी के हिस्से के शीर्ष एस के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा बिंदु ए से स्टील के हिस्से के शीर्ष आर, स्टील के हिस्से के शीर्ष जो है वो आर है, क्या है, आर का उन्नयन कोण है ना। तो मतलब यहीं से ये क्या है, कह रहा है कि बिंदु ए से स्टील के हिस्से के शीर्ष, ये स्टील वाला पार्ट है ना, ये लकड़ी वाला पार्ट है, ठीक। यहां से बिंदु ए से कितना है, ये 45 है, ठीक है ना बात। तो लकड़ी के खंभे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ये कितना है और कुछ नहीं पूछा गया, बताओ भाई। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये 100 है, पूरे की अगर बात करूं तो इस 45 के लिए अगर मैं बात करूंगा, यहीं पे मुझे इससे लिए निकालना, 45 के लिए बात करूंगा तो मैं कहूँगा ये क्या है, ये भी 100 बनेगा, ये भी कितना बनेगा, 100 बनेगा। √3 का मान मुझे क्या देना है, 1.732 ये मान रखना है।
तो यहीं पे हम बात करेंगे, तो अगर ये 100 है, इस एंगल के लिए बात करें, ये 100 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना है बेटा? तो आप कहेंगे सर ये भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी 100 है। इस 60 के लिए बात करेंगे, 60 के सामने क्या होता है? √3 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो कितनी है बेटा? तो आप कहेंगे सर ये √3 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? √3 है। बोलो है कि नहीं है? अगर मैं कह दूं कि √3 में से 100 घटा दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना, वो √3 माइनस 100 की वैल्यू मुझे निकालना है क्वेश्चन में, और कुछ करना नहीं है। ठीक है ना? ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू पूरी, अगर ये √3 है तो ये कितना है? ये 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में देखो, अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर 100 मीटर है। 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो कितना है? वो 100 मीटर है। ठीक है ना? तो हमसे पूछा, मुझे बताना कितना है? √3 माइनस 100 की वैल्यू बताना है। तो यहीं पे क्या करूंगा मैं? 100 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 100 की वैल्यू मुझे बताना है। √3 माइनस √3 माइनस 100 की वैल्यू मुझे बताना है। तो इधर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा? 100 है। हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 100 है। तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहीं पे हम क्या करेंगे? पहले तो √3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। √3 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना, वो कितनी आ जाएगी? 100√3 आ जाएगी। 100√3 आ जाएगी। ठीक है ना? इसका मतलब है कि 100 में से इस √3 की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया? 100 निकाल लिया, 100√3 निकाल लिया। अब 100√3 में से मैं 100 क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करूंगा मैं, यही हमारी निकल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब कहने का है कि 100√3, यहाँ से यहाँ तक कि 100√3, इसमें से निकाल दो तो मिल जाएगा। माइनस का 100 अगर घटा दिया तो मैं कहूँगा कि 100 और √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का मतलब 1.732 ये दिया गया है। तो मैं कहता हूँ कि 100 और 1.732 माइनस 1 करूँगा तो 100 इंटू 0.732 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 73 कितना आ जाएगा? 2 मीटर आएगा। आप कहेंगे यस सर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर आप फिगर सही बना पाते हैं तो सवाल फिर हमेशा आसान रहेगा। अगर फिगर गलत बन गया और उसके डेटा आपने गलत लिख दिया तो सवाल में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? आगे चलते हैं कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार के 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है? एक 5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी है। ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है उसने, सीढ़ी थोड़ी ना, दीवार के सहारे रखी हुई है, दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। मतलब कहने का है कि एक सीढ़ी है, वो कितना है? वो 5 मीटर है, 3 मीटर ऊंचाई तक वो दीवार के सहारे पे लग जाती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाना चाहिए कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए? इसका मतलब ये है कि वह चाहता है कि इसको ऐसे खिसकाए। क्या करे? वो खिसकाए। किसको बेटा? वो सीढ़ी को। अब सीढ़ी को जब खिसका रहा, मान लीजिए यहाँ लाया, तो अब सीढ़ी जब इधर खिसकाएगा ना तो ये भी बढ़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि अब क्या हो गया? ये तो कह रहा है कि 4.8 मीटर की ऊंचाई तो सिरा पहुंच जाए। इसका 3 ये है तो 1.8 ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपसे पूछा क्या है? 1.8। आपसे पूछा कितनी दूरी खिसकाया जाए। पहले यहाँ थी इस पॉइंट पे, अब कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आ गई, तो ये आपसे पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है ना? और अब आप आराम से सवाल आप बना पाएंगे। सीढ़ी पहले भी 3 थी तो अभी कितना है? पहले भी सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर थी, अब भी 5 होगी। ये 3 थी तो आपको पता 3, 5 और ये पूरा क्या हो जाएगा? तो पूरा कितना था? तो आप कहेंगे सर 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सवाल का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 4.8 है। क्या है? 4.8 है ना? कितना है? 4.8 मीटर है। ठीक है? अगर ये 4.8 मीटर है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे इस वाले एरिया की वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो सॉरी, मतलब ये यहाँ से निकल आएगा तो 4 में से घटा देंगे तो मेरा सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं इसको मान लूँ कि ये x है, ठीक, तो x का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर
4.8 का स्क्वायर 2304 अभी अपने क्वेश्चन में देखा था, ठीक है ना, और इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपसे बताना है, आपको एक्स की वैल्यू आपको बताना है, तो 4 में से घटा देंगे, ये मिल जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस अभी मैंने निकाला था 2304 होगा, आपको पता है, देखो दिखा देता हूँ, आपने कहाँ निकाला, ये निकाला, देखो 4.48 का स्क्वायर 2304 होता है। तो याद रखना पड़ता है, अभ्यास से आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जब यहाँ से आप घटाओगे 2304, तो मतलब कि कितना हो जाएगा 23.04, 23.04, आपने 25 से इसको घटाया, ठीक, और ये क्या है 04 है, और ये क्या है 23 है, तो 10 में से 4 गया 6, ये 9 है ना, और यहाँ पे 4 में 3 गया 1.96, क्या हो जाएगा 1.96, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1.96 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.4 आ जाएगी, वो भी मीटर में, ठीक। इसका मतलब है कि ये मिल गई 1.4, तो पूरे 4 में से अगर मैं 1.4 घटा दूँ, 1.4 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा 2.6 आ जाएगा। इसका मतलब अगर वो 2.6 मीटर खिसका दिया जाए तो वो 1.8 मीटर मतलब कि बढ़ जाएगी, अर्थात 4.8 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.6, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। मान लीजिए कि एक प्रेक्षक है, कितना ऊंचा है वो 1.5 मीटर का लंबा है, ठीक है ना, एक मीनार के, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंचाई एक मीनार को, तो मीनार ये है और है कितनी, तो आप कहेंगे सर वो 26 मीटर है। कितना है 26 मीटर है, ठीक है ना। एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है, इसका मतलब है कि 24.5, ये भी क्या होगा 24.5 होगा, ठीक है ना बात। आप कहेंगे यस सर, ये दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 1.5 है, यहाँ 1.5, ये 1.5, तो 26 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24.5 है, ठीक है ना। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसकी आंख का उन्नयन कोण ये और ये दोनों बराबर हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री, 45 डिग्री, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो ये क्या बन जाएगा 45 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो भैया मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि ठंड है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप कि समझ में आया होगा। कह रहा 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर एक समुद्र में तैर रहे हैं। 2 जहाज हैं एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना, हमसे ये पूछा गया है सवाल में। तो मैं कहता हूँ कि एक क्या है, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब है जहाँ से लाइट मुझे मिलती है, तो एक तरफ इधर जहाज़ है, एक तरफ इधर है, तो दोनों तरफ आप किधर भी इस जहाज़ से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 30 बनता है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 30 और कितना है 45 है। इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितना है, वो 90 मीटर है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। और कुछ दे रखा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब कि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि 45 केस में अगर ये 90 है तो ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये भी 90 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी 90 बनेगा, यह भी 90 बनेगा, क्योंकि 45 में 45 ये है तो ये कितना बनेगा, ये 90 है तो ये वाला भी 45 बन जाएगा। तो 45 सामने क्या होते हैं, बराबर बनेंगे। ये 30 है, ये 30 है, 30 के सामने 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू है, तो ये कितना बनेगा, ये 60 बनेगा। तो 60 के सामने क्या आएगा, √3 आ जाएगा, इसका √3 आता है, मतलब कि 1 की वैल्यू 90 है तो ये कितनी हो जाएगी कि 90√3 आ जाएगी, 90√3 आ जाएगी। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक कि ये है ना, और यहाँ से यहाँ तक कि ये है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90√3 प्लस 90 जब जोड़ लेंगे तो 90 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस का 1 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है,
90 बाहर ले लेंगे कॉमन तो √3 का +1 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि उसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना? पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है? मैं कहता हूं कि ये क्या था? ये पेड़ था। ठीक है ना? और यहां से टूटा तो ये जो पेड़ है ना, ये मतलब आप कहेंगे जो यक्स, अगर ये वाली जो दूरी है यही क्या है? यही ये पूरा क्या था? पेड़ था। पेड़ यहाँ से टूट गया तो यहाँ ज़मीन पे आके लग गया कि 12 मीटर ऊंचा पेड़ था। पूरा कितना है? पूरा बेटा 12 मीटर है। पूरा 12 मीटर है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस प्रकार इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है। इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने? 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा? तो आपसे ये पूछा है। इसका मतलब आप अगर ये निकाल दो तो आपकी बात बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये बात बन जाएगी। ठीक है ना? तो अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये 60 है तो ये वाला कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये 30 बनेगा। 60 के सामने क्या है? √3 है तो ये क्या बनेगा? ये 30 के सामने हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है ना? बताओ भाई। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जो पेड़ है ना, हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा हमें ये बताना है। मैं कहता हूँ कि ये √3 है, ये 2, ये कितना है? ये √3 है और ये 1 है। तो ये कहूँगा कि आप जानते हैं 60-30 के केस में ये कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट बनेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि √3 + 2। अरे भाई यही हिस्सा तो टूटा है। जो ये टूटा है ना, यही आके तो यहाँ लग गया ऐसे, यही तो लग गया। इसका मतलब है कि जो 12 मीटर की वैल्यू है ना, √3 + 2 यूनिट के बराबर है। कह रहा है कि पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। मतलब आपसे ना इतनी पूछा है, ये कितनी ऊंचाई से टूटा, √3 की वैल्यू निकालना है। तो आप कह देंगे कि 2 + √3 यूनिट की जो वैल्यू है ना, यूनिट की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है? यहीं पे आप कहेंगे 12 है। कितनी है? 12 है। ठीक। तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं इस बात को मैं ना ऐसे लिख देता हूँ कि 2 + √3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है? 12 है। तो हमसे √3 की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है ना? तो मतलब कहने का है कि 12 √3 तो है, इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो 12 √3 तो रहेगा ही रहेगा। 12 √3 और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस का √3 अपान ये क्या हो जाएगा? 2 का मतलब a + b, मतलब कहने का कि 2 + √3 और कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस का √3। तो मैं यहाँ पे कहूँगा नीचे आ जाएगा क्या? नीचे 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो 12 दूनी 24 √3, 24 √3, ठीक है ना? और माइनस 12 √3 × √3 कितना हो जाएगा? 36। तो आपका यही आंसर आएगा। सो ऑप्शन है क्या? 24 √3 - 36, 24 √3 - 36। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सवाल में कुछ नहीं था, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण क्या होता है? कि जैसे आप कहीं खड़े हैं, मतलब किसी टावर पे खड़े हैं और टावर से जब आप नीचे देखते हैं, जैसे क्या है? ये टावर है और टावर पे आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है ना? तो आपकी जो आँख है ना, यहाँ से आप यहाँ से देख रहे हैं तो इसके मतलब ये, और आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये जो बनेगा आपकी आँख के समांतर और यहाँ पे इसके जो बीच में कोण बनेगा, यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये कोण बनेगा क्या? अगर मान लो थीटा है, ये अवनमन कोण होगा, तो ये भी क्या होगा? थीटा बनेगा। ये हमारा क्या होता है? अवनमन कोण होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आप यहाँ हैं, यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगा? ये उन्नयन कोण बन जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि 150 मीटर ऊंची, तो 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए। वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण, मतलब कहने का है कि आप यहाँ कहीं हैं तो ये 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 बन रहा है, तो ये कितना बनेगा? ये 45 बनेगा। ठीक। और आप जानते हैं ये 45 है तो ये क्या बनेगा? ये 90 है तो ये क्या होगा? 45 होगा। अगर 45 के सामने 45 तो 150, तो इस 45 के सामने कितना होगा? 150 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन
कौन सा है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया था। मतलब आपका अगर बेसिक अच्छा है ना, सवाल आप धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है ना, आप सवाल धुआं धुआं कर देंगे। चलते आगे। कह रहा है एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। खंभे का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा। मान लीजिए एक बिजली का खंभा है, ठीक, यहाँ से कोई व्यक्ति अगर उसको देख रहा है खंभे के शीर्ष को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि 30 के बाद फिर वो आगे बढ़ता है और वो 60 डिग्री के कोण के साथ बनाता है। कितना? 60 डिग्री का कोण बनाता है ना। जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, मतलब कहने का है कि वो 30 मीटर कहाँ चला गया? वो खंभे की तरफ चला गया। तो आपसे पूछा है कि उस बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ से आसानी से सवाल बना पाएंगे। मैंने कहा था आप हमेशा 1 यूनिट मानो, इसको आप 1 यूनिट मानो। तो इस पूरी को क्या कहेंगे आप? सर √3 कह देंगे, √3 यूनिट में कह देंगे। 30 के सामने क्या है? √3 है। 30 के सामने √3 है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 बनेगा। 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने उसका 3 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 गुना। वैसे मैंने बताया था कि यार ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 आएगा, ठीक है ना, 30-60 के केस में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? √3 का √3 गुना जो होगा, वो √3 का √3 गुना जो होगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 1 है और ये पूरा 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। 2 की वैल्यू 30 है, तो 2 15 30 है ना, 2 15 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। तो √3 की वैल्यू 15 √3 आ जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 1 की वैल्यू कितनी आई? 15। तो √3 की वैल्यू हमसे पूछा क्या है? बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो बिजली का खंभा हमारा कौन सा है? यही तो है। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? आप कहेंगे नो सर। आगे चलते हैं कि एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है? तो मतलब कहने का है कि ये एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। ये पेड़ यहाँ से टूट गया और यहाँ आया, तो इसका शीर्ष कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो मैं कहता हूँ कि 15 मीटर ऊंचा पेड़ है। पूरा क्या है? 15 मीटर ऊंचा पेड़ है, ठीक है ना। इस प्रकार भूमि को स्पर्श करता है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 60 बना रहा है यहाँ पे, तो हमसे पूछा है कि वो अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है। मतलब कहने का कि ये हमसे पूछा है कि अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ठीक है ना बात। मतलब ये कहता हूँ कि 60 के सामने अगर √3 है, तो ये क्या एंगल बनेगा? ये 30 बनेगा। तो 30 के सामने 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। 30 के सामने 1 होगा, तो ये क्या होगा? 2 होगा। भाई ये तो पता है ना, ये 90 के सामने क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो आप कहेंगे कि ये जो √3 है ना, ये और ये, मतलब ये और ये दोनों मिला के क्या है? यही तो हमारे क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ की ऊंचाई है। लेकिन हमें क्या है? आधार से कितनी ऊंचाई पे टूटा है, तो हमें √3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो √3 यूनिट की मैं कहूँगा कि 2 प्लस √3 की वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे सर 15 है ना। और मुझे कितना निकालना है? √3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो √3 से मैं गुणा कर दूंगा। √3 से मतलब √3 की वैल्यू से निकालना है, इतना आ गया। तो मैं क्या करूँगा कि इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 √3 और इसको लिखूँगा 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3 अपान 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 और यहाँ पे क्या कहूँगा कि 2 माइनस का √3। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 15 दूना 30 √3 कितना आ जाएगा? 30 √3 आ जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? 45 बटे 1 हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक करिए कितना आ रहा है। आपका ऑप्शन ही यहीं पे है, आगे ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी बेटा। इसने यहीं पे आंसर दे दिया 15 √3 बटे 2 प्लस √3, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते बेटा। कह रहा है एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। चित्र तो है नहीं यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई कितनी है? तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये नदी है इतनी चौड़ी। क्या बेटा? नदी है।
अब आपको ऐसे जाना है, क्या करना है, ऐसे जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बह रहा है, ये पानी बह रहा है, क्या बह रहा है बेटा, यहाँ पे पानी बह रहा है ऐसे, ये क्या है हमारी, नदी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप ये कहेंगे बेटा कि ये जो है, यहीं पे ये कह रहा है कि पुल की लंबाई 150 मीटर, इसका मतलब है कि नदी पर ही पुल बना है ना, तो मैं ओफो, तो ये जो है ना वो 150 मीटर है, 150 मीटर, और यहीं पे ये कहेंगे ऐसे, ठीक है ना। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई क्या है, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि नदी पर बनाया गया पुल नदी के तरफ 45 डिग्री के साथ कोण बनाता है, कितना, 45 डिग्री के साथ कोण बनाता है। तो आपको पता है कि ये एक होगा, तो ये क्या होगा, एक होगा, मतलब ओवरऑल कहने का है। और ये क्या होगा, ये वाली दूरी जो होगी वो √2 होगी। इसका मतलब √2 की वैल्यू, √2 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, आप बताओ बेटा। √2 यूनिट की वैल्यू जो दिया है वो 150 दे रखा है। आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम बनाना चाहेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, और 2 75 150 हो जाता है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो 75 √2 मीटर आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, 1 पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं हमारी कि नहीं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है ना। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4 √2 मीटर है। दीवार सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी, मान लीजिए दीवार है, अब दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है ना, कि उन्नयन कोण कितने हैं, आप कहेंगे सर 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 कितना है, आप क्या कहेंगे बेटा, 4√2 मीटर है, 4√2 मीटर। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब आपसे ये पूछा है सीढ़ी की हाइट या लंबाई, आप कुछ भी कह दो। तो 45 सामने ये है, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है बेटा, 4√2 नहीं होगा। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन को पता है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 सेंटीमीटर है, √2 है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ पे गलत है। सीढ़ी की जो लंबाई होगी, ओहो सॉरी, सीढ़ी की लंबाई मतलब ये भी क्या हो जाएगा 4√2। अरे भैया सीढ़ी तो ये है ना, सीढ़ी तो क्या है, ये है, सीढ़ी क्या है, ये है, इसकी लंबाई हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि 45 केस में ये अगर 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 होता है। इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 4√2 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमें √2 की वैल्यू निकालना है, √2 यूनिट की। तो हम कहेंगे कि 2 2 4 और 4 2 कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु से के बीच की डोरी की लंबाई बिना ढील के 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण बनाती है अल्फा कि tan अल्फा बराबर 15/8 है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो आप पतंग उड़ा रहे हैं, डोरी बिल्कुल क्या है, टाइट है, ये पतंग आपकी यहाँ उड़ रही है और इसकी लंबाई कितनी 102 मीटर है। कितना, 2 मीटर है। अगर अल्फा कोण के साथ बना के ये उड़ रही है, किसके साथ, समतल के साथ, समतल के साथ मतलब जो हाइट है ना उसकी ऊंचाई और समतल के साथ अल्फा कोण बन रहा है, तो 102 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो tan अल्फा के बारे में उसने बताया कि लंब बटे आधार होता है, तो ये 15 है और ये क्या 8 है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है, ये 15 है, ये 8 है। तो आप जाते हैं 8 15 17 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो मैं कहूँगा कि 17 छक्का 102। हमसे पूछा तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 मीटर। क्या आ जाएगा बेटा, 90 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक है, मतलब कि पर्यवेक्षक का मतलब जो देखने वाला है, ठीक है ना, वो 2 मीटर का है, ठीक है। कि कोई मीनार है, मीनार के शीर्ष जब देखता है ना तो कितना कोण बनता है। कह रहा है 2 मीटर लंबा एक बच्चा मीनार से 150√3, तो 150√3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। पर्यवेक्षक
प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। तो 60 के सामने कितना है? तो आप कहेंगे सर √3 है। तो 30 के सामने क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट बनेगा। क्या बनेगा? 1 यूनिट बनेगा। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई 2 मीटर तो है ही, ठीक है ना। ये 1 यूनिट है। क्या है बेटा? 1 यूनिट। आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 150√3 है। 1 यूनिट की वैल्यू 150√3 है। तो आपसे √3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 15 3 45, 450 आ जाएगा। तो मीनार की जो लंबाई, ये इतनी जो लंबाई है ना, वो कितनी है? आप कहेंगे 450 और प्लस का 2, प्लस 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 452 मीटर आ जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक खंभा है और इसके सूर्य यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर मैं कह दूँ कि जो h मीटर क्या है, लंबा है खंभा, ये क्या है बेटा? ये खंभा है, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। मतलब कि उसकी जो छाया है ना, इसकी ऐसे पड़ रही है, यहाँ से रोशनी आ रही है, ठीक है ना। तो इसकी छाया की लंबाई अगर ये h है तो ये h है, तो ये दोनों बराबर है, तो मैं कहूँगा कि जो उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री बनेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आप कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा और इससे हमारी एक और अगली सीट आएगी। इससे ज़्यादा कंसेप्ट सवाल आपके रेलवे के किसी एग्ज़ाम में हाइट एंड डिस्टेंस से आने वाला नहीं है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको जो भी महसूस होता है वो आप हमारे वीडियोस पे जाके आप कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।